नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम 22 जून के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम देखेंगे। तो बिना देर के चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि के विशेष लघु ऋण सुविधा के लिए आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए यानी कि सिडबी। ठीक है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि कहने का मतलब है पीएम स्वनिधि। ठीक है, पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम लोग? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, और पीएम स्वनिधि जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक विशेष लघु ऋण सुविधा का मतलब है माइक्रो क्रेडिट। ठीक है, माइक्रो क्रेडिट सुविधा। ठीक है, और सिडबी जो है, ठीक है, सिडबी जो है ये परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रबंध इकाई यानी कि PMU, ठीक है, PMU भी उपलब्ध कराएगा। ठीक है, अब बात आई है सिडबी की। तो सिडबी जो है, सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। ठीक है, और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर ने 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया। तो ये कब मनाया? ऑप्शन नंबर होगा ए यानी कि 18 जून को मनाया। ठीक है, 19वां महान जून विद्रोह दिवस जो है 18 जून को मणिपुर के केकरूपत, ठीक है, केकरूपत में मनाया गया। ठीक है, मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए हर साल 18 जून को यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो है इस अवसर पर 18 शहीदों के परिवार के सदस्यों और कुछ संगठनों के नेताओं ने मणिपुर के केकरूपत, ठीक है, केकरूपत में 18 लोगों को पुष्पांजलि और सम्मान दिया। ठीक है, अब हम बात करें तो ये जो 18 लोगों की मौत हुई तो वो कैसे हुई? तो वो जो जून 2001 था, यानी कि जून 2001 में केंद्र सरकार ने NSCN के साथ संशोधित युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए और क्षेत्रीय सीमा के बिना सम्मिलित किया, जिसके बाद लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और सड़कों पर निकल आए और कई स्थानों पर आगजनी हुई का मतलब पुतलों को जलाया गया। तो ऐसे में विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने गोलीबारी की, जिससे 18 लोगों की मौत हो गई है। इसी के याद में मनाया जाता है मणिपुर में महान जून विद्रोह दिवस। ठीक है, तो ये जो था इस बार 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया। ठीक है, अब मणिपुर की बात आई है तो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 के विश्व शरणार्थी दिवस की थीम है। तो वर्ष 2020 के यानी कि इस साल जो है विश्व शरणार्थी दिवस की थीम है, ऑप्शन नंबर होगा इसका बी यानी कि एवरी एक्शन काउंट्स। ठीक है, और ये मनाया जाता है आपका 20 जून को। ठीक है, 20 जून को ये मनाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशन हर साल 20 जून को विश्व स्तर पर विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाता है, जो कि विश्व शरणार्थी दिवस के यानी कि इसका उद्देश्य के बारे में हम बता दें तो इसका उद्देश्य है दुनिया को यह याद दिलाना कि शरणार्थी सहित हर कोई समाज के प्रति योगदान करने में सक्षम है और हर
एक्शन अधिक समावेशी और समान दुनिया बनाने के प्रयास में मायने रखता है। ठीक है। अब रिफ्यूजी क्या है? रिफ्यूजी यानी कि रिफ्यूजी कौन है? रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी। तो शरणार्थी कौन है, यानी किसके बारे में कहा गया है? तो शरणार्थी है संयुक्त राष्ट्र 1951 शरणार्थी सम्मेलन के अनुसार एक शरणार्थी वह है जो उसकी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह में सदस्यता या राजनीति के कारण उत्पीड़न के डर से अपने घर और देश में भाग गया है, वो रिफ्यूजी कहलाता है, यानी कि शरणार्थी कहलाता है। ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र की बात आई है तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल के साथ किस पोर्टल को एकीकृत किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि सत्यभामा। ठीक है। और इसको डिटेल से जानते हैं। चलिए, तो केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी। ठीक है। प्रहलाद जोशी कौन है? वो है केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री हैं। ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे? केंद्रीय कोयला और खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने R&D पोर्टल सत्यभामा। ठीक है। R&D पोर्टल सत्यभामा। अब सत्यभामा की यहाँ पे हम फुल फॉर्म अभी बता देते हैं आपको। तो फुल फॉर्म होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। ठीक है। तो ये शुरू किया गया सत्यभामा। ठीक है। पोर्टल को खान मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजना के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है। नए लॉन्च के लिए किए गए पोर्टल से योजना के क्रियान्वयन में दक्षता बढ़ेगी और साथ ही यह परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी और धन या अनुदान के उपयोग के साथ परियोजना प्रस्तावों को ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देगा। ठीक है। अब R&D पोर्टल जो सत्यभामा है, इसको राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC और माइंस इन्फॉर्मेशन डिवीजन द्वारा डिजाइन और विकसित और कार्यान्वित किया गया है। ठीक है। इसे जो है नीति आयोग की एनजीओ दर्पण, ठीक है, एनजीओ दर्पण पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। यह इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शोधकर्ताओं की प्रगति रिपोर्ट और परियोजनाओं की अंतिम तकनीकी रिपोर्ट को भी स्वीकार करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 के लिए कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र निकाय के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि भारत। ठीक है। तो इसको डिटेल से समझते हैं। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है। और अगस्त 2021, ठीक है, के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र निकाय के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। निकायों के अनुसार बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष सदस्य राज्यों के नामों के अंग्रेजी वर्णानुक्रम के अनुसार चुना जाता है। प्रत्येक सदस्य 1 महीने के लिए बारी बारी से अध्यक्ष बनता है। ठीक है। नियमों के अनुसार भारत अगस्त 2021 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, ठीक है, रोटेटिंग प्रेसिडेंसी अर्थात अध्यक्षता करेगी। और भारत हो गया और नॉर्वे हो गया और आयरलैंड हो गया, केन्या और मैक्सिको हो गए को हाल ही में परिषद के गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया था। इन देशों को 2 साल के कार्यालय के लिए चुना गया है, यानी कि कार्यकाल के लिए चुना गया है, जो 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो TS तिरुमूर्ति। ठीक है, TS तिरुमूर्ति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी यानी कि NIPEP के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी यानी कि उर्जित पटेल को। ठीक है, उर्जित पटेल कौन है? उर्जित पटेल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह एक इकोनॉमिकल थिंक टैंक है जो नई दिल्ली, भारत में स्थित है। उर्जित पटेल की नियुक्ति 4 साल की अवधि के लिए की गई है। ठीक है, 4 साल की अवधि के लिए की गई है, जो वर्तमान अध्यक्ष विजय केलकर की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? विजय केलकर जी की जगह लेंगे। ठीक है, उर्जित पटेल इससे पहले गवर्नर के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। उन्होंने दिसंबर 2018 में RBI के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री से अनुशंसित किए गए IM विजन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए यानी कि फुटबॉल। ठीक है, IM विजन फुटबॉल क्षेत्र से संबंधित है एवं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF द्वारा देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए अनुशंसित किए गए हैं। ठीक है, IM विजन भारत के लिए एक पूर्व स्ट्राइकर हैं और उन्होंने 90 दशक में अपने करियर की शुरुआत के बाद से भारत के लिए 79 मैचों में 40 गोल किए हैं, यानी कि 79 मैचों में 40 गोल किए हैं। उन्हें 2003 में अर्जुन पुरस्कार और 1993 हो गया, 1997 हो गया, 1999 हो गया में प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 जून 2020 को शुरू की गई विशाल ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना का नाम है। तो उसका क्या नाम है? ऑप्शन नंबर होगा इसका बी यानी कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है, वापस आए प्रवासी श्रमिकों और गांवों के लोगों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने एक व्यापक ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ठीक है, की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इस योजना को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 जून 2020 को बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव और बेलदौर ब्लॉक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल में महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी यानी कि भारत करेगा। ठीक है, तो फुटबॉल में महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी का अधिकार भारत को मिला है। टूर्नामेंट के लिए मेजबानी के अधिकार AFC महिला फुटबॉल समिति की 5 जून 2020 को हुई बैठक के बाद एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा भारत को प्रदान किए गए थे। ठीक है, अब AFC जो है वो महिला यानी कि कहने का मतलब AFC महिला फुटबॉल समिति की बैठक ने फरवरी में भारत को टूर्नामेंट के मेज़बान के रूप में सिफारिश की थी। ठीक है, भारत 1979 के बाद पहली बार महिला एशियाई कप 2022 की मेज़बानी करेगा। ठीक है, 1979 के बाद अब 2022 में मेज़बानी करेगा महिला एशियाई कप की। ठीक है, जब भारत उपविजेता बनकर आया था तब यह टूर्नामेंट उन महिला खिलाड़ियों को प्रेरित करने में मदद करेगा जो भारत में महिला फुटबॉल के क्षेत्र में कुल सामाजिक क्रांति लाने की ख्वाहिश रखती हैं, और यह टूर्नामेंट AIFF के लिए मनोबल बढ़ाने के रूप में भी कार्य करेगा यानी काम करेगा, क्योंकि भारत जो है 2021 में
फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। ठीक है, टूर्नामेंट में 12 टीमों का प्रदर्शन होगा। कितनी टीमों का? 12 टीमों का प्रदर्शन होगा, जो 8 टीमों में से पहले विस्तारित है और मेज़बान के रूप में भारत की प्रत्यक्ष योग्यता देखेंगे। ठीक है, और यह आयोजन जो है 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए योग्यता के लिए अंतिम टूर्नामेंट के रूप में भी काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वयोवृद्ध अर्थशास्त्री और 10वें वित्त आयोग के सदस्य बीपीआर विट्ठल का निधन हो गया। वह कौन से बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी थे? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि 1950वें बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी थे। ठीक है, उन्होंने 1972 से 1982 तक आंध्र प्रदेश सरकार के सचिव वित्त और योजना के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है, बीपीआर विट्ठल ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मलावी और सूडान की सरकारों के राजकोषीय सलाहकार के रूप में भी काम किया। उन्होंने सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज हैदराबाद की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारी अगली क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।